नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित लोक प्रशासन विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर सेकंड की आंसर की। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो आपको बताते चले, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 243I एंड 243Y जो है वो रहने वाला है, यानी अनुच्छेद 243 है और अनुच्छेद 243 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन विच ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। इस पेपर में हम देख चुके हैं दो क्वेश्चंस जो हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग से पूछे गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताते चले 1955 रहने वाला है। 1955 में ये रिकमेंडेशन जो है वो की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा आयोग है या कौन सा कमीशन है जिसने अनुशंसा की थी सेक्टर कॉरपोरेशंस फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी क्षेत्र निगम प्रारूप जो है लोक उद्यमों का, उसका गठन का उन्होंने सुझाव दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन है। तो उसका जो आंसर है वो अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the president to make rules for the convenient transaction of the business of the government of India, यानी राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम बनाने हेतु कौन सा अनुच्छेद जो है अधिकृत करता है। तो आपको बताते चले, इसका करेक्ट आंसर जो है आर्टिकल 77 भाग 3 यानी पार्ट 3 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन आर्टिकल से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघ के अधीन लोक सेवाओं के सभी लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी which article mentions that every civil servant of the all India service or of a civil service under the union holds office during the pleasure of the president। तो इसका आंसर जो है आर्टिकल 310 है। इनफैक्ट सेकेंड ARC ने बात भी की है आर्टिकल 310 और 309 को हटाने की या उसमें किसी तरह का रिलैक्सेशन जो है उसका प्रावधान करने की। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सरकार के संसदीय प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो ठीक नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 80 सेज दैट प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये जो आंसर है रहने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 80 में नहीं, ये बात होती है आर्टिकल 79 में। ये बात होती है आर्टिकल 79 में। इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी ठीक हैं। एक बार हम जांच लेते हैं। आर्टिकल 123 गिव्स प्रेसिडेंट द राइट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस। भारत का राष्ट्रपति कई विधायी कार्यों का संपादन करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 86 गिव्स टू द प्रेसिडेंट द राइट टू एड्रेस द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी अनुच्छेद 86 जो है वो राष्ट्रपति को संसद के सदनों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, इन विच ईयर वॉज द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इट वॉज डिसाइडेड टू अडॉप्ट स्कीम ऑफ सिटीजन्स चार्टर्स, यानी किस वर्ष मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें सिटीजन्स चार्टर योजना को अंगीकार करने का निर्णय लिया गया। तो इसका जो उत्तर है वो 1997 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि जर्नीज थ्रू बाबूडोम एंड नेदरलैंड गवर्नेंस इन इंडिया के लेखक कौन हैं।
हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है TSR सुब्रमण्यम रहने वाला है, जो कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं। TSR सुब्रमण्यम की ये किताब है जर्नीज थ्रू बाबूडोम एंड नेतालैंड गवर्नेंस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बाय हुम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ्ड? यानी किसने भारतीय संविधान को हस्तलिखित एवं सुलेखित किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है उसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज द राजस्थान स्टेट प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड? राजस्थान राज्य आयोजना बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है वो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरपोल मेंबर कंट्रीज? यानी निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एजेंसी नोडल पुलिस एजेंसी है जो कि इंटरपोल सदस्य देशों के संबंध में अनुसंधान हेतु समन्वय करती है? तो इसका जो आंसर आपको बताते चले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? यानी कौन सा एक मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, यानी लोक शिकायत निदेशालय जो है वो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है उससे संबंधित है, ये वहाँ पर रहने वाला है। बाकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिशन यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT मिशन जो है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत ही आता है, उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इन 2011 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम PRIS दैट वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी 2011 में भारत सरकार ने जो प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया था वह किसके द्वारा अनुशंसित की गई थी? तो छठा वेतन आयोग जो है उसके द्वारा ये अनुशंसित की गई थी, उनकी रिकमेंडेशन पे ये शुरू की गई थी 6th पे कमीशन की। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी? यानी मुख्य सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिव के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? आइए कथनों की जांच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ फंक्शंस अंडर द सेंटर गवर्नमेंट। ये पहला ही जो कथन है ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करते हैं। जो आपका मुख्य सचिव है वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फंक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी आर वाइडर एज कम्पेयर टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सचिव की तुलना में मुख्य सचिव के कार्य विस्तृत होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये कथन सत्य है। The chief secretary is the residual legate at the state level, but cabinet secretary is not the residual legate at central level. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव रेसिडुअल लेगाटी होता है, जबकि केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव रेसिडुअल लेगाटी नहीं होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बोथ सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैबिनेट्स, यानी दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यानी ए ऑप्शन को अगर हटा दिया जाए तो ब स द यानी BCD जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इन विच ईयर द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन अपॉन डिसेंट्रलाइजेशन वॉज पब्लिश्ड in which it was recommended to have substantial majority of elected members in the local bodies. अगेन ये एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका टॉपिक है वहाँ से ये सवाल लिया गया है। विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों का पर्याप्त बहुमत होना चाहिए। तो 1909 में जो रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके तहत ये कहा गया था, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 रहने वाला है। आगे देखते हैं। आफ्टर रिलीविंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द अकाउंटिंग फंक्शंस फ्रॉम 1976,
हु इज़ कंसिडर्ड एज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से 1976 यानी 1976 में लेखांकन कार्यों से राहत के पश्चात मुख्य लेखा प्राधिकारी किसे माना गया? तो जो सेक्रेटरी होता है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का, यानी संबंधित मंत्रालय के सचिव को जो है ये मुख्य लेखा प्राधिकारी माना गया है। ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म फॉर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स ऑन दी प्रेसिडेंट्स एड्रेस, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। मोशन ऑफ थैंक्स ऑन गवर्नर्स एड्रेस, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। हाफ एन आवर डिस्कशंस, आधे घंटे की चर्चाएं। या अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति। बात की जा रही है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की, तो फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में इसका कोई रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। टू होम डज गवर्नर रेंडर हिज रेजिग्नेशन, यानी राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बिल्कुल वो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। देन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज यूज्ड बाय द जुडिशरी टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटीज़ टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, यानी न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रयोग कर लोक प्राधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य कर सकती है? तो जो परमादेश की रिट है यानी मेंडेमस जो है, इसके तहत ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द टाइटल ऑफ द 12th रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो आपको बताते चले इसका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित प्रशासन अधिशासन का हृदय। ये जो है 12वीं रिपोर्ट का नाम है सेकेंड ARC की। कुल जो है 15 रिपोर्ट्स आई थी इनकी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 147 में पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर मेंशन्ड बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है? तो 4 प्रकार के जो दुर्ग होते हैं जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में हमें बताने वाले हैं, इनका वर्णन जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द टेन्योर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अगेन एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का जो विकास हुआ है उस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। केंद्रीय सचिवालय में किस वर्ष अवधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 1905 में इस अवधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये जो टॉपिक है आप हमारी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। काफ़ी कंप्रहेंसिव तरीके से इसे कवर किया गया है और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ में अपडेट भी की जा रही है। तो आई एम श्योर कि ये आने वाले क्वेश्चंस और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? आइए कथनों की जांच कर लेते हैं। द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी वह समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक संघीय कैबिनेट मंत्री से युक्त होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शेल रिसीव अ पे ऑफ 2,50,000 पर मंथ। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, 2.5 लाख रुपए जो है वो इनकी मासिक तनख्वाह रहती है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पे की जाती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दे हेल्ड और दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर, यानी वे 5 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहते हैं।
तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं, पर 70 नहीं, यहाँ पे 65 वर्ष की बात की जाती है, यानी 65 ईयर्स की बात की जाती है। इसलिए ये जो कथन है आपका गलत हो गया है और क्वेश्चन का आंसर भी यही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रेजेंट नेम ऑफ द स्कीम फॉर्मली नोन एज नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से जाने जाने वाली पूर्व योजना का वर्तमान नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अटल वयो अभ्युदय योजना जो है ये रहने वाला है। और इसी के साथ साथियों हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आरपीएससी के द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया था, उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। तो यदि आपने ये पेपर दिया है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो करेक्ट आंसर्स हैं, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम इतनी मेहनत करके आप तक लेकर आए हैं, उसकी ज़रूर जांच कीजिए, अपनी पोजीशन जो है उसका मूल्यांकन कीजिए। इसी के साथ में जो स्थिति रहने वाली है कट ऑफ को लेकर के, जो एनालिसिस है, जो डिस्कशंस हैं, उसके बारे में भी हमने पूरी डिटेल में और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में चर्चा की है। आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है पर आप इस विषय से संबंधित या किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो सिलेबस में एक सेक्शन रहता है, तो उसके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक हम अपडेट कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पता चलता रहे कि जो हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो अप्रिशिएट की जा रही है और हमें मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके लिए वीडियोस जल्दी से जल्दी अपडेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी, रिलायबल जानकारी आपके लिए इस कंटेक्स्ट में लेकर आते रहें।